प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में अपना जो पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र है इसका लेक्चर नंबर 30 अपन स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर नंबर 30 में आज अपन जो टॉपिक पढ़ाएंगे इस चैप्टर का अपना ये लास्ट टॉपिक होगा। तो और ये जो टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को देखने से पहले जो हमारा चैनल है उसको एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछले लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक चल रहा था। तो इसमें जो दो टॉपिक थे, एक अक्षीय स्थिति में वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन ने तो एक जो टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज अपन नंबर 2 पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो नंबर 2 टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा ब्रैकेट में तल है पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके मध्य बिंदु O से गुजरने वाली ये जो लंबवत रेखा होती है ये इसकी निरक्षीय रेखा होगी, निरक्षीय स्थिति होगी और इसी को विषुवतीय रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जब अपन कहीं पर भी बिंदु लेंगे तो वो कौन सी स्थिति होगी, वो होगी अनुप्रस्थ स्थिति। तो इस निरक्षीय रेखा, इस विषुवत रेखा के किसी भी बिंदु पर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा विषुवतीय रेखा के किसी भी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक है। तो आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ने मान लिया कि हमारे पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, इस बिंदु बी पर ये माइनस क्यू आवेश है। तो ये ए बी विद्युत द्विध्रुव है। और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ए से बी तक, ये लंबाई 12। तो ये लंबाई अपन ने 12 दिखा दी। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच में ये मध्य बिंदु होगा। तो ये मध्य बिंदु O। तो आधी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये L होगी, L, और यहाँ से यहाँ तक ये आधी लंबाई L हो जाएगी। तो L प्लस L वापस क्या आ जाएगी, 2L। तो 2L लंबाई को अपन ने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसका ये जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई के लंबवत ये रेखा डैश डैश करके अपन ऐसे खींच देते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा होगी, विषुवतीय रेखा होगी और ये ही अनुप्रस्थ स्थिति होगी। तो अब अपन क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर यानी विषुवतीय रेखा पर ये बिंदु P अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस बिंदु P पर, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम यहाँ पर निकालेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो ये है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर धनावेश है। तो प्लस क्यू आवेश धनावेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो प्लस क्यू आवेश धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से ये अपन ने मिला दिया और इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है तीव्रता वो बाहर की ओर ऐसे होगी। तो ये बाहर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश E1। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दर्शाएंगे, लिखेंगे अपन। तो ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अंदर की ओर ऐसे। तो ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इस दिशा में ऐसी हो जाएगी। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश E2 से लिख दिया। तो ये सदिश E2 और ये वाली कौन सी होगी थी, सदिश E1 होगी थी। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो सदिश E1 है, ये जो सदिश E2 है, न तो दोनों समान दिशा में हैं न दोनों विपरीत दिशा में। अगर समान दिशा में होती तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालते, परिमाण निकालते तो दोनों को जोड़ देते।
अगर सदिश E1 और सदिश E2 विपरीत दिशा में होते तो ज़्यादा जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें से कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देते तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ जाता। अब यहाँ पर सदिश E1 और सदिश E2 न समान दिशा में न विपरीत दिशा में है, और जो सदिश E1 और सदिश E2 के बीच में ये एंगल है। अब ये एंगल कैसे आया 2 थीटा, ये अभी आपको अपन बता रहे हैं इसमें। तो इससे पहले इसमें ये देखिए कि ये जो सदिश E1 और जो सदिश E2 है, इन दोनों इन विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको अपन बिंदु P से इनके बीच में अपन इस प्रकार ऐसे दर्शाएंगे। तो इन दोनों के कारण बिंदु P पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन इस सदिश के द्वारा ऐसे दर्शाएंगे। तो बिंदु P पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E किसके बराबर होगी, दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर। तो सदिश E बराबर सदिश E1 प्लस सदिश E2, तो ये होगी। अब अपन इसमें देखते हैं यहाँ पर, अब अपन इसमें ये देखते हैं कि जब अपन ने जब अपन ने बिंदु A को बिंदु P से मिलाया था तो ये यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव के साथ ये कितना एंगल बन रहा था, थीटा। जब अपन ने बिंदु B को बिंदु P से मिलाया था तो ये जो अपने पास रेखा है, ये जो अपने पास BP है, इस विद्युत द्विध्रुव के साथ ये एंगल बनाती है, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि बिंदु A से बिंदु P की दूरी और बिंदु B से बिंदु P की दूरी समान है। जो दूरी ये है वही दूरी ये है, तो जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। तो ये अपन ने एंगल दिखाया है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। तो ये अपने पास ये जो विद्युत द्विध्रुव ऐसे, तो इसके समांतर ये, और ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो ये जो आधा एंगल है, ये आधा एंगल थीटा होगा। अब इसके लिए अपन देखते हैं, यहाँ पर ये रेखा ऐसे है तो इसके समांतर ये ऐसे है, और ये रेखा यहाँ से ये जो रेखा यहाँ से ऐसे जा रही है और ये रेखा यहाँ पर आ रही है, तो ये रेखा ऐसे है तो ये रेखा यहाँ पर आ रही है। तो ये आधा एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये इसके बीच में कुल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो ये कुल एंगल अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर इसके बीच में 2 थीटा। तो सदिश E1 और सदिश E2 के बीच में ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर इसमें एंगल दिखाया है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि बिंदु A से बिंदु P की अपन ये दूरी निकालेंगे। तो ये दूरी अपन निकालने के लिए अपन देखते हैं कि O से P तक की दूरी R है अपने पास। तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज। तो ये अपन समकोण त्रिभुज ले लेते हैं AOP। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें एंगल थीटा, तो इसके कोण थीटा के सामने ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण होगा। तो ये कर्ण AP निकालना है। तो यहाँ पर ये जो कर्ण AP क्या होता है, तो कर्ण AP, तो ये जो कर्ण है क्या होगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार इसमें क्या है, L, तो L का स्क्वायर हो गया प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है, ये अपने पास लंब है R, तो R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख दो, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो रूट में क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये आ गया। तो ये जो AP दूरी अपने पास ये निकल कर आ गई। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं कि बिंदु B से बिंदु P की ये दूरी निकालते हैं। तो जो दूरी ये है वही दूरी आ जाएगी, तो वही दूरी आएगी। तो इसी दूरी को यहाँ पर लिख देंगे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही आ जाएगा। निकाल भी सकते हैं, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो सूत्र से निकालेंगे तो वही रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन इससे आगे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बच्चों एवं मित्रों, अब अपन इसमें क्या करते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव AB है, इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपन निकालेंगे। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है AB, इसमें ये प्लस Q आवेश यहाँ पर, माइनस Q आवेश यहाँ पर है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे,
और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अपन तीव्रता निकालेंगे और फिर जब अपन फिर इसके बाद में अपन बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लस क्यू आवेश होता है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश E1, परिमाण में E1, तो ये अपन E1 निकालेंगे। तो अब अपन जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², ये फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने। और प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में E1 होगी। तो यहाँ पर E की जगह E1 इज इक्वल टू KQ, तो ये K, अब Q तो बिंदु आवेश प्लस Q परिमाण में Q, तो Q की जगह Q बटे R क्या होता है, बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, ये है। तो रूट में ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन R की जगह, तो रूट में इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो क्या बच जाएगा R² प्लस L²। तो नीचे क्या आ जाएगा, R² प्लस L² आ जाएगा। और अब E1 की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश E1 किस दिशा में, A से P की ओर, तो ये इस दिशा में, तो AP दिशा में ये ऐसे है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया AP दिशा में, समीकरण नंबर 1। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, सदिश E2, तो परिमाण में E2, तो E2 अपन निकालेंगे। तो E की जगह E2 बराबर, तो E2 बराबर K, तो ये आ गया K। अब बिंदु आवेश माइनस क्यू, परिमाण क्यू होगा, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर बटे, फिर ये बटे है, तो ये बटे, तो ये अपन ने बटे, माइनस क्यू परिमाण क्यू, तो क्यू की जगह क्यू बटे, तो क्यू कर दे बटे। अब आर बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी, तो ये माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ये है रूट में R² प्लस L²। तो रूट में ये जो वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यहाँ पर R² प्लस L², तो यहाँ पर क्या बच गया, R² प्लस L² बच गया। अब E2 की अपन आगे दिशा लिख देंगे, तो ये जो सदिश E2 किस दिशा में, P से, ये जो सदिश E2 P से B की ओर है, तो ये PB दिशा में, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया PB दिशा में, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये जो बिंदु P होता है, अब इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी भी बिंदु पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं सदिश रूप में, तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग जो तीव्रता होती है सदिश रूप में उसका योग कर देते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E बराबर ये, तो ये सदिश E बराबर सदिश E1 प्लस सदिश E2 आ गया। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अपन को करना क्या है, ये तो सदिश रूप में है, लेकिन अपन को करना क्या है कि इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश E है इसका परिमाण निकालना है। तो सदिश E का परिमाण क्या होगा, E होगा। तो E अपन को यहाँ पर निकालना, परिमाण के रूप में फॉर्मूला अपन को यहाँ पर निकालना है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण निकालना अपन को, E का फॉर्मूला यहाँ पर निकालना अपन को। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब अपन इसमें इस डायग्राम को थोड़ा सा और यहाँ पर अपन समझते हैं कि ये जो सदिश E1 होता है इसको अपन क्या करते हैं कि जो सदिश E ये है इसके सिर से, इसके शीर्ष को इसके सिर से ये डैश डैश करके ऐसे मिला देते हैं, तो ये डैश डैश करके मिला दिया। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो सदिश E2 है, तो सदिश E2 का ये शीर्ष है, सदिश E का ये शीर्ष है, तो इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से, तो ये डैश डैश करके डैश डैश करके डैश डैश करके ये मिला दिया अपन ने। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, तो यहाँ पर ये इस प्रकार क्या बन, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज बन गया इस प्रकार। तो ये अपन को समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है इस प्रकार। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें अपन क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के नियम से ये जो परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश E है इसका परिमाण अपन E निकालेंगे। इसका परिमाण क्या निकालेंगे, E निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से अपन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। और अपन ने 11वीं क्लास में 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था गणितीय विधि द्वारा दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण तथा उसकी दिशा ज्ञात करना। तो गणितीय विधि द्वारा दो सदिशों का जो परिणामी सदिश है उसके परिमाण का सूत्र अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R बराबर रूट में P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। एक अपन ने सदिश P लिया था उसका परिमाण P है, एक सदिश Q लिया था उसका परिमाण Q है,
और सदिश P और सदिश Q के बीच का कोण यहाँ पर क्या है, ये थीटा है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, इसका मतलब गणितीय विधि द्वारा दो सदिशों के परिणामी सदिश का जो परिमाण r पड़ा था उसका सूत्र अपन ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो सूत्र अपन इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये सूत्र अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इन दो सदिशों का परिणामी सदिश सदिश ई है, तो सदिश ई का परिमाण ई, तो यहाँ पर r की जगह ई आ जाएगा, इज इक्वल टू रूट, तो ये रूट है। अब यहाँ पर सदिश p का परिमाण p, पहला सदिश सदिश p का परिमाण p, तो पहला सदिश सदिश e1, तो सदिश e1 का परिमाण e1, तो p की जगह क्या आएगा e1 स्क्वायर, तो e1 का स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश जो सदिश q उसका परिमाण q, तो ये जो दूसरा सदिश है सदिश e2 इसका परिमाण e2, तो यहाँ पर q की जगह e2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया e2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, फिर p, तो p का मतलब e1 है, q का मतलब यहाँ पर e2 है, कोस, तो ये कोस आ गया, थीटा p और q के बीच का कोण, p और q के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ पर p का मतलब e1, q का मतलब e2, तो सदिश e1 और सदिश e2, तो सदिश e1 सदिश e2 के बीच का ये कोण है, तो ये कोण कितना है यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा, तो ये 2 थीटा आ गया। अब अपन यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण 1 है अपने पास और यहाँ पर अपने पास ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से ये अपन ने लिख दिया। तो अपन देख सकते हैं कि समीकरण 1 में E1 का जो सूत्र है समीकरण 2 में E2 का भी वही सूत्र है, तो ये जो सूत्र है और ये जो सूत्र है दोनों समान है, तो इसका मतलब E1 E2 के बराबर है, तो 1 और 2 से अपन लिख देंगे E1 बराबर E2, तो ये अपन ने लिख दिया। अब या तो E1 की जगह E2 लिखो या E2 की जगह E1 अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो E बराबर रूट आएगा, तो ये अपन ने कर दिया यहाँ पर E बराबर रूट। अब अपन क्या करेंगे इसमें, या तो E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1, तो अपन क्या करते हैं E2 की जगह अपन E2 की जगह E1 रखते हैं, तो E1 स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस E2 की जगह E1, तो E1 E2 की जगह स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 ऐसे कैसे E2 की जगह E1, फिर कोस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर E2 की जगह E1 रखा, तो रूट में क्या आ गया अभी बताया था E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये आ गया। अब अपन इसमें देखते हैं, अब इससे आगे अपन इसमें E बराबर ये रूट है तो रूट कर दिया, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, तो 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो 2 E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद अपन E बराबर रूट, तो ये कर दिया रूट। अब यहाँ पर 2 E1 स्क्वायर, तो 2 E1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक बच गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट 2 E1 स्क्वायर कॉमन, एक बच गया, तो ये ब्रैकेट लगा कर एक प्लस 2 E1 स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस 2 थीटा, तो ये कोस 2 थीटा आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया अपन ने। अब यहाँ पर जो कोस 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा का अर्धकोण का अपन सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, तो ये अपने पास यहाँ पर एंगल कोस के आगे यहाँ पर एंगल कितना है 2 थीटा, यहाँ पर कोस के आगे एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये अर्धकोण का सूत्र हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है इसके अर्धकोण का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, तो कोस थीटा का अर्धकोण का सूत्र 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, तो ये थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर अपने पास, तो यहाँ पर 2 थीटा है, तो 2 थीटा का आधा क्या होगा थीटा होगा, तो कोस 2 थीटा का अर्धकोण का सूत्र होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। अब E बराबर रूट, ये हो गया, ये 2 E1 स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह ये, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ गई, ये रख दी वैल्यू अपन ने, ब्रैकेट ये बंद है। अब E बराबर रूट, ये कर दिया अपन ने, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस का एक माइनस का एक दूसरे से कट गया अपने पास। अब ये पद इससे मल्टीप्लाई है, तो ये 2 गुणा 2 क्या होगा 4, E1 स्क्वायर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया, रूट था तो ये रूट लगा रखा है। E बराबर, अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, E1 स्क्वायर का वर्गमूल E1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा,
तो 2 समीकरण हो गए अब तक। तो ये समीकरण क्या मान ली 3, तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 में 3 से, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 से और पीछे समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 से E1 की ये जो वैल्यू है समीकरण 3 में रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो अब अपन आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से, तो 3 में देखो E बराबर 2, तो E बराबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 से E1 की वैल्यू यहाँ पर, तो पीछे जो समीकरण 1 है उसमें E1 की वैल्यू यहाँ पर, तो E1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगी KQ बटे आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। समीकरण 1 से रख देंगे। अब क्या बच गया, इंटू कोस थीटा, तो ये इंटू कोस थीटा ये हो गया। अब इससे आगे अपन देखते हैं। तो अब कोस थीटा अपन निकालेंगे, तो अपन त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज AOP में, तो कोई सा भी त्रिभुज अपन ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं या ये वाला भी। तो ये वाला त्रिभुज अपन ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज अपन लेंगे AOP, तो AOP, तो AOP ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज अपन लेंगे। तो इसमें कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा अपने पास क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार क्या है इसमें L, करण इसमें क्या है ये, तो L, तो आधार L बटे करण, तो करण की जगह आएगा रूट में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो L बटे आएगा रूट में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू अपन रखेंगे, तो कोस थीटा बराबर आ गया L बटे रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो आधार जगह आ गया, करण जगह, आधार की जगह L ही आ गया और करण की जगह ये आ गया, तो L बटे रूट में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर ये आ गया कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा की वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन यहाँ पर रखेंगे। तो E बराबर 2, E बराबर 2, तो E बराबर 2 इंटू ये, तो इंटू ये पद आ गया। अब अपन क्या करते हैं, कोस थीटा की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख दी। अब इससे आगे अपन और बढ़ते हैं। E बराबर ये हो गया, तो 2KQL, तो ये आ गया 2KQL, फिर ये बटे में, तो ये बटे में कर दिया। अब आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर एक बार है, तो इसका मतलब घात 1, फिर इंटू रूट में, तो रूट में ये है, तो रूट में क्या है आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, रूट है तो रूट का मतलब क्या होगा घात 1 बटे 2, तो आधार आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, आधार आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो घात क्या है 1 और इसकी 1 बटे 2, तो 1 प्लस 1 बटे 2 क्या हो जाएगी 3 बटे 2, तो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की घात कितनी आ जाएगी 3 बटे 2। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसको और इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों की जगह क्या आ जाता है आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और इस पूरे की घात क्या आएगी 3 बटे 2, ये आ गया। अब E बराबर ये हो गया। अब इससे आगे, अब इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर ये जो K है, इस K को अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बच गया इसमें Q इंटू 2L, तो Q को 2L के साथ लिखेंगे, तो Q को 2L से गुणा करके लिख दिया। तो ऊपर ये जो पद है 2KQL को अपन इस प्रकार लिख देंगे, इस रूप में कुछ बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, बटे ये पद ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। अब अपन जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है अपन ने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पर E बराबर ये हो गया, Q इंटू 2L की जगह, इसकी जगह अपन P रखेंगे, तो यहाँ पर P आएगा, KP बटे ये पद आ जाएगा, तो KP बटे ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, ऐसे कैसे ये हो गया। अब अपन, तो ये हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये आ गया। लेकिन इसको थोड़ा अपन सोल्व करके लिखेंगे, सरलतम रूप में इसको अपन लिखेंगे कुछ कंडीशन अप्लाई करके। तो अब कंडीशन यहाँ पर अपन मानेंगे, जब R ग्रेटर देन L हो तो L स्क्वेयर को नगण्य मानने पर। इसका मतलब ये है कि R की तुलना में L बहुत छोटा है। तो कौन सा L यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य बिंदु O से P की दूरी R, तो ये जो R है, इस R की तुलना में ये जो L है ये बहुत ही छोटा है। तो L बहुत छोटा होने का मतलब ये होगा एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो L स्क्वायर है, तो L एक से छोटी संख्या, L का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा, और छोटी होगी, तो एल स्क्वायर और छोटी हो जाएगी स्क्वायर करने पर। तो इसका मतलब एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जब अपन एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो एल स्क्वायर की जगह अपन क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो एल स्क्वायर जगह अपन 0 रखेंगे। ई बराबर के पी बटे, तो ई बराबर के पी बटे, अब यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह अपन 0, इसकी जगह 0, तो यहाँ पर 0, आर स्क्वायर पर आर स्क्वायर प्लस 0, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की घात 3/2, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की घात 3/2। अब अपन इसमें आगे देखते हैं, ई बराबर ये हो गया, ई बराबर के पी बटे, तो के पी बटे, अब यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर इसकी घात 3/2, तो घात घात से गुणा होती है, तो 2 गुणा 3/2 होगा, तो 2 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का भाग 2 में एक बार लग जाएगा, तो आर की घात ऊपर 3 बच जाएगी, तो आर की घात 3, तो नीचे आर की घात 3 आ गया। तो इस पद को सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो के पी बटे आर क्यूब भी आ गया अपने पास। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये समीकरण 3 थी, तो अब इसके बाद ये समीकरण 4 आ गई। तो ये जो समीकरण 4 है, ये जो समीकरण 4 है, ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। तो ये जो समीकरण 4 क्या है, ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि जो अपने पास समीकरण 4 आई है, जो पीछे जो अपने पास समय इसमें अपन ने पढ़ा जो समीकरण 4 आई है, वो जो समीकरण 4 है, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता सदिश ई है, इसका जो परिमाण ई है, या परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई को व्यक्त करती है यहाँ पर बिंदु पी पर। तो ये अपना ये हो गया, तो ये अपना आ गया था। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि ये जो समीकरण 4 होती है, इस समीकरण 4 को अपन क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में, तो ई सदिश राशि तो सदिश ही हो गया, ई सदिश राशि सदिश ही हो गया, इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऐसे कैसे, के कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया दिश राशि, तो सदिश नहीं लगाएंगे, के कांस्टेंट अदिश ऐसे कैसे। ये जो पी होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश राशि, तो पी के ऊपर यहाँ पर सदिश लग जाएगा, सदिश पी हो जाएगा। फिर बटे, तो बटे आर क्यूब, तो ये आर क्यूब आ गया। अब नीचे दूरी आर है, तो यहाँ पर एकांक सदिश आर कैप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पद में पी सदिश राशि आ गई, इस पद में ये सदिश राशि आ गई एक, तो अब यहाँ पर आर कैप लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये अपन क्या लिख देंगे, सदिश रूप में अपन लिख देंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, सदिश रूप में हो गया अपने पास। और यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो सदिश पी होता है, इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो सदिश पी की दिशा ऋणावेश से धनावेश, सदिश पी की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ऐसे होगी। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी है, तो ये अपन ने दिखा दिया, ये सदिश पी, ये सदिश पी ऐसे ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये दिखा दिया। अब होता क्या है इसमें कि जब अपन विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की अपन तीव्रता निकालते हैं, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश ई है और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी है, इनकी जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कैसे होती है अभी अपन बताएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे लिखते हैं, सदिश पी से। तो अब कैसे होती हैं विपरीत दिशाएं निरक्षीय स्थिति में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो विद्युत द्विध्रुव, तो इस विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है ऐसे, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की ये दिशा ऐसे है सदिशी। और इस विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी की दिशा ये ऐसे है इस प्रकार, तो ये ऐसे है। तो जब निरक्षीय स्थिति में, जब निरक्ष के ऊपर बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, सदिश ई ऐसे है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी ऐसे है, तो ये ऐसे सदिश ई, सदिश पी ऐसे। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि सदिश ई और सदिश पी एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। तो यहाँ पर सदिश ई और ये सदिश पी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक को आपको ये अच्छे से समझा दिया अपन ने। तो एक बार फिर देख लेते हैं अपन
कि ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण 4 है, ये विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिमाण के रूप में, ये समीकरण 4 में। तो यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव AB है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या होगा, E बराबर KP/R3। तो ये फॉर्मूला आ गया समीकरण 4 में। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समीकरण 4 से अपन निकाल सकते हैं। यानी E बराबर क्या होगा, KP/R3। K कांस्टेंट, P क्या है, K कांस्टेंट अपने पास, और वाह्य निर्वात के लिए K कितना होता है, K बराबर कितना होता है, 1/4πε0 होता है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर बिंदु P की जो दूरी है वो क्या होती है, स्मॉल r होती है। तो ये जो टॉपिक है खूब अच्छे से अपन ने आपको शुरू से लास्ट तक अच्छे से आपको ये समझा दिया है। और ये जो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ये जो पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट टॉपिक था। पहला चैप्टर अपन ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और अब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल भी हम आपको करवा देंगे, जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो आपको करवा देंगे। और न्यूमेरिकल होने के बाद अपन फिर अगला दूसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।